नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत कई राज्यों से बेहतर रहता है। इस बार भी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए हुई मतदान प्रक्रिया में करीब 75% वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि बैलेट पेपर से किए गए मतदान की गिनती होनी बाकी है। माना जा रहा है कि मत प्रतिशत 77% तक पहुंच गया है। सबसे अधिक मतदान दून विधानसभा क्षेत्र में 85.2% रहा, जबकि सबसे कम 62.53% मतदान शिमला शहरी में रहा। मतदान के मामले में सिरमौर जिले की अगर बात करें तो ये सबसे अव्वल रहा, जहां 78.00% मतदान हुआ है और सबसे कम वोट कांगड़ा जिले में 71.05% पड़े। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2017 में 75.57% मतदान दर्ज किया गया था। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आप ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हिमाचल में कांगड़ा, मंडी और शिमला ये 3 जिले ऐसे हैं जो सत्ता का रुख तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिमाचल के कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 सीटें हैं, वहीं मंडी में 10 और शिमला में 8 सीटें हैं। साल 2017 में इन तीनों बड़े जिलों में से कांगड़ा और मंडी में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में साल 1982 के बाद से हर बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बारी बारी सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तब से कभी किसी सरकार को लगातार 2 बार सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला है। 68 में से 23 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने सही मायने में बारी बारी से सत्ता परिवर्तन का एक ट्रेंड सा सेट कर दिया है। इन 23 सीटों पर हर साल विधायक बदल जाते हैं। साल 2012 में कांग्रेस ने बीजेपी को बेदखल किया था और सत्ता में आई थी, तो वहीं 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस को हटाकर अपना कब्जा जमाया था। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी का असर राजनीतिक दलों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया, दिल्ली की तर्ज पर बिजली पानी के साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलती दिखाई दी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलकर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, युवाओं को नौकरी, फ्री बिजली समेत कई योजनाओं की घोषणा की है। कांग्रेस ने इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे, ये कहा। इसके साथ ही मोबाइल वैन से हर गांव में मुफ्त इलाज की सुविधा देने, पशुपालकों को रोजाना 10 लीटर दूध खरीद करने का वादा किया है। मुफ्त की योजनाओं का विरोध करने वाली बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें तो उस पर भी आम आदमी पार्टी की छाप दिखाई पड़ती है। पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों समेत तमाम वर्गों पर दांव खेला है। छात्राओं को साइकिल और स्कूटी, महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण और 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। 8 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया है। तो हिमाचल में कितने बदले समीकरण, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कल मतदान हुआ है और अब नतीजों का इंतजार। हिमाचल की जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। तो तमाम दलों की अगर यहां पर बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो लोक लुभावन वादे, जो दावे हैं, वो तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में किए। लेकिन जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी, ये तो अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। हिमाचल में अभी तक जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ है, कोई भी
सरकार ऐसी नहीं रही कि जो 2 बार सत्ता में आई, मतलब हर बार परिवर्तन होता है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, मतलब हर 5 साल बाद यहां पर सत्ता बदल जाती है। दरअसल कल ही मतदान हुआ है और ऐसे में जब अब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हिमाचल में जनता ने किसके सर जीत का सेहरा बांधा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान फिलहाल मौजूद हैं। हमारे साथ संजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। इसके साथ ही रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आप, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। पाठक जी, पहला सवाल आपसे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी बने रहने को लेकर आश्वस्त है और कांग्रेस वापसी को लेकर, जबकि आम आदमी पार्टी वहां उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर जी जान से लगी हुई है। राजनीतिक दलों के दावे और उम्मीद से अलग क्या राजनीतिक तस्वीर उभर रही है राज्य में? देखिए रेशु जी, सबसे पहले हिमाचल की जो कहिए वीर जनता को, वीर की भूमि है और वहाँ की जनता वीर है। देखिए इतने ठंड के बावजूद जो सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ लाहौर स्थिति में बनाया गया, वहाँ पे 100% टर्न आउट हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 70% से ऊपर का जो टर्न आउट हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये दर्शाता है कि वहाँ के लोग कितने सजग हैं। रही बात की कौन सी पार्टी ने क्या किया नहीं किया, बीजेपी जो सत्ता में है वो अपने रिटेन करना चाह रही है। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वहां पे एक अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन वो चूक गई बीजेपी से सत्ता हथियाने में। अगर कांग्रेस समय रहते थोड़ी मेहनत कर ली होती रेशु जी, तो जो भी हालात थे उस हालात में कांग्रेस वहां पे सत्ता पे काबिज हो सकती थी। लेकिन पता नहीं उनके शीर्ष नेतृत्व या मैनेजमेंट में क्या रहा जो ये कमियां रही। और मेरे को लगता है कि बीजेपी जो पिछले 2017 में जो प्रदर्शन 44 सीटें जीती थी 68 में से, वो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन 38 से 40 के बीच में जीत के, ये मेरा आंकलन है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम केक वॉक होगा बीजेपी के लिए, जैसे पिछली बार 2017 में कांग्रेस, देखिए 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज मिला था कांग्रेस को 41.something% मिला था, सीटें आई थी इनकी 21-22। बीजेपी को 48% वोट मिला था, लेकिन सीटें आई थी उनकी 44 और वो सरकार बनाए थे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी थी, इनको एक अच्छी फाइट तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने से ये कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड आम आदमी पार्टी के प्रेजेंस की बात आप कह रही थी। हाँ। देखिए उन्होंने अपना जो हो हल्ला होता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन वहां पे उनकी दाल कुछ भी नहीं गलेगी। वहां पे 68 की 68 सीटों पे उनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस, अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई संभव, तो कांग्रेस ही आएगी, या तो इंडिपेंडेंट के सहयोग से या जैसे भी हो। आम आदमी पार्टी वहां पे सिंगल सीट भी निकाल नहीं सकती। चलिए आम आदमी पार्टी से भी जवाब लेंगे, लेकिन पहले रत्नाकर जी, आपसे मेरा सवाल कि अब तो परिणाम जो है वो तय हो चुके हैं, बस सार्वजनिक होने कहीं ना कहीं बाकी हैं। अपने प्रचार अभियान का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको अभी सर्वेसर जी जो आंकड़ा बता रहे थे कि कुछ मामूली 4-5% वोट के डिफरेंस से ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सफल रही सरकार अपनी बनाने में, तो इस बार जो है परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इस बार जो है मुद्दे जो है हमने जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाए हैं, और सबसे बड़ी चीज है जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, वो मुद्दा बहुत ही कारगर साबित हुआ इस चुनाव में, क्योंकि हिमाचल की जनता जो है कहीं न कहीं वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी संजीदगी थी, और हमने कहा कि हम पहली कैबिनेट में ही उसको पुरानी पेंशन को बहाली करेंगे। और दूसरी बात जो है वो रही है महंगाई की। तो हिमाचल की जनता जो है वहां पे ये महंगाई तो
आज देख लीजिए 2 गुना या 3 गुना हो चुका है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आमदनी के सोर्सेज जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वो जनरेट नहीं करके दे पाई, क्योंकि आज हिमाचली जो है तकरीबन 8.5 लाख लोग जो है वहाँ पे बेरोजगार हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 8 लाख रोजगार देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में आपने कितने लाख रोजगार दिया कि आप वादा कर रहे हैं कि 8 लाख देंगे। हमने वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, हम 5 लाख रोजगार देंगे, हम युवाओं को स्टार्टअप फंड देंगे। और देखिए आज हिमाचल की जनता जो है युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अग्निवीर जैसी स्कीम जो है जहाँ पे युवा सेना में जाते थे और परमानेंट नौकरियां करते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो 4 साल का नौकरी लेके आई है उससे युवाओं में काफी आक्रोश रहा है। और हमने कहा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से अग्निवीर जैसी योजना को निरस्त कर देंगे। चलिए, इस बार तो आपने जो वादे किए हैं जनता बताएगी कि वो सरकार में किसको लेकर आती है, लेकिन इससे पहले जो रत्नाकर जी आपने वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, बीजेपी का तो आरोप है कि उसमें से आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वादा पूरा करके दिखाया हो तो दिखाइए। बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप यहाँ पर बीजेपी ने लगाए। चुनावी नतीजे आ जाने दीजिए, 8 दिसंबर बिल्कुल को बिल्कुल उसी का जैसे ही आ जाएंगे। सही बात है, उसी का सबको इंतजार है। निगम जी, जनता किसके साथ खड़ी है और जनता किसको जिता रही है, बिल्कुल उसी का सबको इंतजार है। निगम जी, अपने चुनाव प्रचार से कितने संतुष्ट हैं आप? क्या आपकी पार्टी उपस्थिति दर्ज करने में सफल रहेगी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश में काफी जो है चुनाव प्रचार डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया है, और कहीं न कहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जो है हम लोग जनता से उनके मुद्दों के सवाल मेरा निगम जी से है। निगम जी, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, चुनाव संपन्न हो गया, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो इस बात में जीत है कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तो हमने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। और वो आप स्पष्ट देख रही हैं इन चुनावों के माध्यम से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन सबको आना पड़ा उन्हीं नीतियों में। दूसरी पार्टियां ये सब कह रही है कि हम स्कूलों की बात कर रही हैं, आज अस्पतालों की बात कर रही हैं, आज बेरोजगारी की बात कर रही है कि युवाओं को ये भत्ता देंगे। बीजेपी भी देखिए कहती है कि दूसरे जब कह देते हैं तो बोलती है कि आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप भी बात कर रहे हैं साइकिल देने की, आप भी बात कर रहे हैं स्कूटी देने की बात। तो जो वाकई जनहित से जुड़ी चीजें हैं, आप लोग बात करने लगे हैं, दूसरी पार्टियां भी बात करनी रहेगी। तो पहली जी तो आम आदमी पार्टी की यहाँ यही है कि आम आदमी पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। हमारा ये कतई मकसद नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है कि हम जो है, ठीक है अच्छी बात है, लोग बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी बात कर रही है, वहां के लोगों का किसी प्रकार से उत्थान होना चाहिए, ऊपर उठ करके आगे जीवन स्तर ऊंचा हो, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाकी रही बात जो आप बता दी, चुनाव संपन्न हो चुके हैं 12 तारीख को, उनका जो रिजल्ट है वो मतपेटियों के अंदर है, और 8 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सरकार में आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमने अपने प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, और अब उसके आगे आज 12 के आगे सारी हमारी जितनी क्षमता है, जितनी हमारी ऊर्जा है। निगम जी, आपको ऐसा नहीं लगता लेकिन जितना गुजरात में आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिमाचल में कमी रही है थोड़ी? मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा ना करें तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। संजय शर्मा जी, आपकी सारी मेहनत के बावजूद कांग्रेस को जो सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, वह एक बड़ा संकेत है कि हवा आपके अनुकूल नहीं थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले दिन से जब इस चुनाव के अंदर आए हैं, हमने स्टार्टिंग के अंदर ही बोला था कि इस बार का चुनाव हम रिवाज बदलने के लिए, बारी बारी का जो ये रिवाज था उसको बदलने के लिए लड़ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार की जो नीतियां थी उनके ऊपर, और केंद्र सरकार की नीतियां और केंद्र सरकार का विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 साल का किया विकास, उसके आधार के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे थे। और मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वेश्वर जी ने, जो कि तटस्थ है, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने भी अपने उसमें स्पष्ट वो जो महसूस किया है उन्होंने भी सामने रख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर को एक बार पुनः अगले 5 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार गठित करने जा रही है।
और जहां तक बात है कांग्रेस के प्रवक्ता की, शायद पता नहीं किस मुकाबले में है, चेहरा ये दे नहीं पाए। इनके लगभग 10 उम्मीदवार जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके जो है वो चुनाव के अंदर थे। जनता के अंदर टोटल कांग्रेस ने कंफ्यूजन रखा, पार्टी के अंदर कंफ्यूजन था, कोई इनकी ना दशा थी पूरे चुनाव के अंदर, ना इनको दिशा मिल रही थी, ना इनके पास नेता था, ना इनके पास जनता थी। चलिए, दशा और दिशा किसकी बदलेगी ये तो जनता ही तय करेगी। बस नतीजों का इंतजार आपको भी है, हमें भी है, और हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को है, क्योंकि हिमाचल पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। सर्वेश पाठक जी, हिमाचल की परंपरागत राजनीतिक फैक्टर क्या है और यह इस बार किस तरह से प्रभावित हुए हैं या फिर होने की संभावना है? देखिए रेशु जी, जो परंपरागत फैक्टर्स है, जैसे अब हमने जानते हैं कि कांगड़ा का जो 15 सीट है वो निर्णायक भूमिका में रहता है वहां पे। पिछली बार अगर आप 2017 में देखें तो वहां पे बीजेपी ने 11 सीटें निकाली थी। वही बात मंडी की कह लीजिए तो 10 में से 9 बीजेपी ने निकाली थी, 1 सीटें कांग्रेस को हाथ लगी थी। इस बार जो बीजेपी को जो कांगड़ा में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिनके टिकट इन्होंने काटे वो जो कहिए बागी हो गए या जो कहिए, मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर पार्टी में कोई बंदा, कोई एमएलए, कोई एमपी काम नहीं करता है और पार्टी ने उसका टिकट काटा है और वो पार्टी से बगावत करता है, तो ये जनता को समझना चाहिए कि आखिर इस पार्टी ने कुछ सोच समझ के उसका टिकट काटा होगा। नहीं तो ये फिर वो एक परंपरा सी बनी आती है कि वही बार बार उस पार्टी से टिकट लेके चुनाव जीतेगा, हारेगा, और फिर ऐसे मोनोपोली में क्या होता है कि जनता अगर उसके पास कोई काम लेके भी जाती है तो वो जनता पे ध्यान नहीं देता। तो भले जो भी हो, मैंने बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए इस बार वो केक वॉक नहीं होगा कि बहुत आसानी से, मतलब अच्छे मार्जिन से कांग्रेस को हरा के वहां पे सत्ता हासिल कर लेंगे। नेक टू नेक एक फाइट रहेगी। दूसरी बात, जो परंपरागत बातें हो रही है वहां पे, जैसे कोई बता रहा था कि मंडी की जो सीटें थी उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत लिया तो वहां पे बीजेपी का प्रभुत्व कम हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, उपचुनाव कोई भी पार्टी सत्ताधारी होती है तो वो कहीं कहीं हारती भी है। अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, अभी देखिए राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा था, देखिए अगर वो कांग्रेस पार्टी उसको हिमाचल और गुजरात मोड़ देती तो गुजरात में तो कुछ भी नहीं असर उसका होता, क्योंकि गुजरात बीजेपी का अवैध दुर्ग है, उसको कोई नहीं भेज सकता। कांग्रेस लगातार 25 वर्षों से लगी पड़ी है और उसको हासिल नहीं हुआ है। हिमाचल में हो सकता था, क्योंकि हिमाचल में थोड़ी परिस्थितियां अलग थी। जैसे बीजेपी का है कि हम रिवाज बदलेंगे, जैसे उत्तराखंड यूपी में इन्होंने बदला और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हिमाचल में शायद हो सके। अब ये तो जो दिशा दशा जो है रेशु जी, वो तो मतपेटियों में बंद हो चुके हैं, जनता ने डिसाइड कर दिया है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम एक अलग तरीके की राजनीति करने आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो पूरे भारतवर्ष की जनता को एक अलग वो दिखाता चेहरा कि ये पार्टी, ये जो है बंदा है एक अलग राजनीति करेगा। लेकिन देखिए, बाकी के राजनीतिक पार्टियों पे भ्रष्टाचार, चोरी ये का आरोप लगता था। अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए थे, वो डिफरेंट तरीके से भ्रष्टाचार की नदियां बहाने लगे। दिल्ली में देख लीजिए क्या हो रहा है, पंजाब में देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का हिमाचल हो चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पे कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है। दिल्ली में एक बेस था, दिल्ली को ठीक से नहीं संभाल रहे हैं। पंजाब में इसलिए हुआ कि देखिए, आम आदमी पार्टी जब भी जीती है तो डायरेक्ट फाइट बीजेपी से नहीं हुआ है, उसका फाइट कांग्रेस से हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस को हराया, उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी उस समय चूक गई थी जब पहली बार। बिल्कुल और इसीलिए कल कांग्रेस ने कह भी दिया कि आम आदमी पार्टी जो है वो तो बीजेपी की बी पार्टी है। निगम जी, अब ये अभी कह रहे थे पाठक साहब जो है, सर्वेश पाठक जी, इनकी दोनों बातों से मैं बिल्कुल जो है सहमत नहीं। दिल्ली में बोल रहे थे कांग्रेस को हराया,
अच्छा चलिए निगम जी चलिए, आप सर्वेश जी की बातों से सहमत नहीं है, मान लिया। आप ये बता दीजिए कि चुनाव में मुख्य चुनौती किनके बीच रही और उसमें आप कहां पर खड़े हुए हैं, अपनी उपस्थिति बता दीजिए। मैं आपकी बात पर आता हूँ। तो दिल्ली में जो चुनाव हुआ, हमने 32 सीटें आई थी 2013 में बीजेपी की, 32 सीटों को हमने 2015 में हराया। फिर बीजेपी ऊपर उठ नहीं पाई दिल्ली में। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में भी अभी तक कोई प्रिंसिपल चैलेंजर नहीं था इनके बाद, एक बारी कांग्रेस एक बारी बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी प्रिंसिपल चैलेंजर के रूप में गुजरात में उभर करके आई है, तो गुजरात में इनको पटकनी आम आदमी पार्टी से मिलेगी, शिकस्त इनको आम आदमी पार्टी से मिलेगी। 27 वर्षों में इन्होंने गुजरात भाई बहनों का, गुजरात के लोगों का कोई, चलिए गुजरात का जब मौका आएगा तब बात करेंगे ना। फिलहाल हम हिमाचल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं ना, तो उसी पर रहिए। संजय शर्मा जी, कांग्रेस प्रचार अभियान को मजबूती से करती तो आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी कर सकती थी, कहीं ना कहीं प्रचार में कांग्रेस की कमी रही। किस तरीके से देखते हैं इसको? हम कांग्रेस का प्रचार कैसा चल रहा है ये हमारे लिए मुद्दा नहीं रहता है। हम कैसा प्रचार कर रहे हैं, हम किन बातों को लेकर के जा रहे हैं, हमने क्या किया है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और उसी को हमने जो है वो अपना आधार बना करके, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो केंद्र और हिमाचल की थी, और उनको हमने जहां हमें लगा कि जिस भी व्यक्ति का उपयोग, जिस भी नेता का उपयोग जहां पे हो सकता है, हमने उसको पूरी तरह से किया। हम केवल ये किसी की कमजोरी क्या है उसके आधार पे नहीं लड़ रहे थे, हमारी ताकत क्या है उसको हमने आगे रख के जो है वो चुनाव लड़ा है। और कांग्रेस ने कई मुद्दे जो है वो बरगलाने की जनता को कोशिश करी। ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस जब लेकर के आए, हमने बात रखी कि जब 1 रैंक 1 पेंशन का पूरे देश के अंदर मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट थी, कांग्रेस ने उसके ऊपर क्या किया था और नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से उसको हैंडल करके जो है वो सैनिकों को, देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों को जो है वो लाभ देने की पूरा प्रयास भी किया और उसमें सफल भी हुए। और सैनिक जो है वो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन की जो योजना थी उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। हम केवल एक राज्य के लिए वो लेकर के नहीं आए थे, पूरे देश के लिए लेकर के आए थे। ओपीएस का मुद्दा है, इसका हल भी हमने सभी को रखा, क्योंकि इसको साइन किया था वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री 2004 में बने थे। उन्होंने वो एग्रीमेंट केंद्र की सरकार और केंद्र में मनमोहन सिंह थे उनके साथ किया, और जो कर्मचारियों के हितों को जो है वो गिरवी रख दिया, उनके साथ जो है वो धोखा किया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हमें उस समय मालूम नहीं था, अब जाके मालूम हुआ उस योजना का। अब जो सरकार इतना दृष्टिकोण रख के अगले 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जिस सरकार का दृष्टिकोण नहीं है, वो सोच नहीं सकती है किसमें कर्मचारी का हित होगा, किसमें अहित होगा, उन्होंने सोचा नहीं। तो हम कहीं ना कहीं 1 रैंक 1 पेंशन को भी हमने सॉल्व किया था, और उसका डायरेक्ट लाभ हिमाचल में जो सैनिक और पूर्व सैनिक है उनको मिला। और जहां तक बात है कर्मचारियों को, कर्मचारी ओपीएस का स्थायी जो अगर कोई समाधान लेकर के आ सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा। बिल्कुल सही आप यहाँ पर कह रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा उस पर ही अब पूरे देश की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।